हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल स्टूडियो। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भारतीय संविधान की संरचना के विषय में, जिसमें हमने भारतीय संविधान के भाग तथा अनुसूचियों को देखा था। साथ ही हमने उनकी विषय वस्तु को संक्षिप्त में समझा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र तथा राज्यों के निर्माण की। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की जो संसद है वो राज्यों का निर्माण किस तरह से करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को और साथ ही साथ राज्यों के निर्माण को। बात करें अगर संविधान के भाग 1 की, तो संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संवैधानिक उपबंध की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 1, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के अंतर्गत भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इस तरह से भारत के संविधान का जो प्रथम भाग है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत के आधिकारिक नाम, राज्य क्षेत्र के घटक, इसके अलावा जो संसद है उसकी राज्य क्षेत्र के ऊपर कितनी सीमाएं हैं, मतलब कितनी शक्तियां प्राप्त हैं, उस संबंधी जो विषय हैं उनका उपबंध करता है। अब बात करते हैं, पहले जो भी अनुच्छेद हैं उनको संक्षिप्त में देख लेते हैं कि जो 4 अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 1, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र का उपबंध ये करता है। दूसरा है अनुच्छेद 2, जो कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के विषय में उपबंध करता है। इसके बाद है अनुच्छेद 3, जो कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी उपबंध करता है। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 4 की, तो इस अनुच्छेद के अनुसार जो राज्यों का गठन है या प्रवेश है अनुच्छेद 2 के अनुसार, और जो नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन है अनुच्छेद 3 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 4 में किया गया है। अब आगे हम इन अनुच्छेदों को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले अनुच्छेद की, जो कि है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें जो प्रावधान है उनको देखते हैं। तो इसका जो पहला प्रावधान है वो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि जो भारत और इंडिया नाम है हमारे देश का, वो दोनों ही संवैधानिक नाम है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है, जिसमें जो भारत शब्द है वो देश का नाम है और जो संघ शब्द है वो उसकी शासन प्रणाली को दर्शाता है। आगे इसका जो दूसरा प्रावधान है वो कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, यानी कि भारत राज्य के राज्य क्षेत्र वो होंगे जो कि पहली अनुसूची में दिए हुए हैं। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो जो पहली अनुसूची में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं वो ही भारत के राज्य और राज्य क्षेत्र होंगे। उदाहरण के लिए भारत में कई सारे राज्य हैं और समय समय पर संसद नए राज्यों की स्थापना भी करते रहती है, जैसे सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 से 22वां राज्य तथा गोवा 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 से 25वां राज्य बना था। आगे बात करें इसके एक और अन्य प्रावधान की, तो वो है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे, यानी कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें निम्नलिखित क्षेत्र आएंगे। पहला, जो राज्य हैं हमारे देश में उनके पूरे राज्य क्षेत्र। इसके अलावा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो। इसके अलावा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो कि अर्जित किए जाए, यानी कि बाहर से वो भारत में शामिल किए जाएं। इसमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों का ही समावेश किया गया है। यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं कि जो भारत है उसे राज्यों का संघ कहा गया है। आपने देखा कि जो इस अनुच्छेद 1 का पहला प्रावधान है वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अब क्या है, ये अमेरिका की तरह नहीं है, क्योंकि अमेरिका के विपरीत भारत के जो राज्य हैं वो भारत के साथ किसी समझौते या फिर सौदेबाजी से नहीं जुड़े हैं, यानी कि उनका परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी कि भारत के साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अर्थात भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, यानी कि जो राज्य हैं उनको तो मिटाया जा सकता है, उनका विनाश किया जा सकता है, लेकिन जो संघ है हमारा उसका विनाश नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 की बात करें तो इसके अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना के विषय में प्रावधान किए गए हैं।
सबसे पहले संसद विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो कि वो ठीक समझे, यानी कि संसद को जो भी विधि या शर्तें ठीक लगे उनके आधार पर वो संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या फिर उनकी स्थापना कर सकती है, यानी कि नए राज्यों की स्थापना भी कर सकती है। अर्थात अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। जो अनुच्छेद 2 है वो संसद को 2 टाइप की शक्तियां देता है। पहली शक्ति ये कि वो नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है और दूसरी ये कि वो नए राज्यों को स्थापित कर सकती है। अब जो पहली है उससे संबंध है उन राज्यों से जो पहले से ही भारत में विद्यमान हैं और भारत संघ में शामिल भी हैं, यानी कि ऐसे राज्य जो पहले से हैं भी अस्तित्व में और भारत के साथ शामिल भी हैं, तो उनके किसी हिस्से से नवीन राज्य की स्थापना वो कर सकती है। और जो दूसरी शक्ति है उसका संबंध उन राज्यों से है जो पहले से स्थापित तो हैं, यानी कि उनका अस्तित्व तो है लेकिन वो भारत संघ में शामिल नहीं है। अगर इनके उदाहरणों की बात करें तो पहले का उदाहरण 2014 में जब आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया, तो वो इसका उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा है कि वो राज्य पहले से अस्तित्व में तो हैं लेकिन भारत संघ में शामिल नहीं है, तो वो है 1974 में सिक्किम को संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। यानी कि 1974 से पहले जो सिक्किम था वो क्या था, अस्तित्व में तो था लेकिन भारत संघ के साथ शामिल नहीं था। यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं कि 1974 के 35वें संविधान संशोधन के तहत भारत राज्य क्षेत्र में सिक्किम को जोड़ा गया था, यानी कि सिक्किम पहले से अस्तित्व में था लेकिन भारत के साथ शामिल नहीं था। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत में शामिल किया गया और इसे असम का एक सहराज्य घोषित किया गया, यानी कि असम के अंडर में रखा गया। उसके बाद 1975 के 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाकर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये सिक्किम से संबंधित प्रावधान थे। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और जो वर्तमान राज्य हैं उनके राज्य या क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। तो संसद विधि के द्वारा यानी कि कानून बनाकर किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। मतलब जो संसद है वो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र ले, यानी कि कोई बड़ा राज्य है तो उससे कोई पार्ट उसका लेके और उसको नए राज्य में बना दे। इसके अलावा किसी जो दो राज्य हैं उनसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके तब एक नया राज्य बना दे। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके तब बना दे। और इसके अलावा वो ऐसा भी कर सकती है कि किसी एक राज्य को पूरा लेके और किसी दूसरे राज्य से उसका थोड़ा हिस्सा लेकर भी नया राज्य बना सकती है। तो इस तरह से संसद के पास जो भी शक्तियां हैं वो इस टाइप की हैं कि संसद किसी राज्य का जो क्षेत्र है वो बढ़ा सकती है, यानी कि किसी राज्य में दूसरे राज्य का क्षेत्र ऐड कर देगी तो उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, यानी किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। साथ ही जिस राज्य से वो क्षेत्र लिया जाएगा उसका जो क्षेत्रफल है वो घट जाएगा तो किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि जब उसमें से कोई क्षेत्र निकल जाएगा तो जो उसकी सीमा है वो परिवर्तित हो जाएगी। इसके अलावा किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि आपने देखा कि जो उत्तराखंड है उसको पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था और बाद में उसका नाम परिवर्तन करके उसको उत्तराखंड कर दिया गया। यहाँ पर एक नोट है उसे देख लेते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें ये अनुच्छेद ऊपर हमने पढ़ा इसके इतने ही प्रावधान थे, यानी कि जिस टाइम पे हमारे इस संविधान को बनाया गया था तो उस समय जो अनुच्छेद 3 था उसमें यही प्रावधान शामिल थे। आगे चलकर 5वें और 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ बातें जोड़ी गई। मतलब राज्यों को इससे जो परेशानी हुई उसको देखते हुए इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5वें संविधान संशोधन की जो कि 1955 में हुआ। इसके माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में, यानी कि जब राज्य गठन किया जाता है, कोई नया राज्य बनाया जाता है, तो उसमें जो राज्य प्रभावित होते हैं उनकी भी राय मांगे जाने का प्रावधान इसमें जोड़ा गया। क्योंकि पहले सिर्फ संसद का ही अधिकार था, जिस राज्य में से उसका हिस्सा लिया जा रहा है या जिस राज्य का नाम परिवर्तित किया जा रहा है या कुछ भी उसके साथ किया जा रहा है तो उससे कोई राय नहीं मांगी जाती थी। 5वें संविधान संशोधन से इसमें परिवर्तन किया गया और प्रभावित राज्य से उसकी राय जो मांगे जाने का प्रावधान था उसको जोड़ा गया। इसके तहत 2 व्यवस्थाएं की गई, यानी कि राय मांगने के तहत 2 व्यवस्थाएं इसमें जोड़ी गई। पहली ये कि जो राष्ट्रपति है उसकी सिफारिश के बिना राज्य गठन या फिर उसके नाम में परिवर्तन से जुड़ा कोई भी विधेयक है वो संसद में पेश नहीं किया जा सकता, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो संसद में ऐसा कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं पेश कर सकती जिसमें किसी राज्य का क्षेत्रफल घटाया बढ़ाया या उसका जो नाम है वो परिवर्तित किया जा रहा है। राष्ट्रपति जो दूसरा प्रावधान है वो ये है कि राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों को ऐसे विधेयक भेजकर उन पर राय देने के लिए एक समय निश्चित करेगा। दूसरा प्रावधान ये किया गया जो भी राष्ट्रपति है वो जिस राज्य के ऊपर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा उस राज्य को राय देने के लिए एक समय देगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ राज्य को बता दिया कि हम मतलब परिवर्तित कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा
प्रॉपर उसको एक समय दिया जाएगा जिसके अंदर वो सोच विचार करके पुनः राष्ट्रपति को विधेयक भेजेगा। तो ये दो प्रावधान 5वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। इसके अलावा 18वें संविधान संशोधन 1966 के माध्यम से अनुच्छेद 3 में 2 और स्पष्टीकरण जोड़े गए। इन स्पष्टीकरणों का सार ये है, यानी कि टोटल इनका जो मीनिंग है वो ये है कि संसद अगर चाहे तो अपनी गठन की जो शक्ति है उसके तहत संघराज्य क्षेत्र जो है उनका भी निर्माण कर सकती है। यानी कि हमारे जो देश है उसमें राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दोनों ही हैं। तो संसद क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों का भी निर्माण कर सकती है, और इसके लिए यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करने के लिए उसे किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन का जो प्रश्न है अगर वो उठता है कि उसकी जो सीमाएं हैं वो परिवर्तित की जा रही हैं तो उससे किसी राज्य के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो जैसे आपने राज्यों की स्थापना में देखा कि जो उस राज्य की विधानमंडल है उसके पास विधेयक भेजा जाता है और उससे उसका विचार या राय जानी जाती है। तो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी स्थापना में राष्ट्रपति के ऊपर ऐसी कोई बाध्यता लागू नहीं होती, यानी कि वो चाहे तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका निर्माण अपनी मर्जी से कर सकती है। इस प्रकार जो अनुच्छेद 3 है उसके प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि राज्यों का अस्तित्व ही संसद की इच्छा पर टिका हुआ है, यानी कि राज्य संसद की इच्छा पर भी है। जब तक वो चाहे तब तक वो अस्तित्व में है और जब वो चाहे तो वो उनको समाप्त कर सकती है। खास बात यह है कि राज्यों की सीमाओं या उनके जो नाम है उसको बदलने के लिए संसद को विशेष बहुमत की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको आसानी से बदला जा सकता है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको थोड़ा मुश्किल से, यानी कि जो 2/3 बहुमत होता है संसद का उसके जरिए बदला जा सकता है। इसके अलावा कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ जो आधे राज्य हैं उनसे अधिक की अनुमति भी चाहिए होती है। तो किसी राज्य की सीमा में, नाम में या उनके क्षेत्र में जो परिवर्तन किया जाता है उसके लिए संसद को विशेष बहुमत तक की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसा सिर्फ साधारण बहुमत से ही कर सकती है, यानी कि बहुत ही आसानी से किसी भी राज्य का क्षेत्र, उसका नाम आदि बदल सकती है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, हमने जो अनुसूचियां पढ़ी उसके बारे में, उसमें जो संशोधन करके उसमें अनुपूरक, अनुषांगिक या परिणामिक विषय जो भी दिए जाते हैं उनके लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो बनाई गई विधियां हैं उनके संबंध में ये अनुच्छेद है वो प्रावधान करता है। अब इसको देखते हैं, इसमें 2 प्रावधान किए गए हैं। पहला तो ये कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के ऐसे उपबंध अर्थनिष्ठ होंगे उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। मतलब अनुसूची 2 या अनुसूची 3 में परिवर्तन करने के लिए जो भी संशोधन वगैरह किए जाएंगे वो इसमें शामिल होंगे और जो भी संसद जरूरी समझे वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा एक दूसरा जो प्रावधान है इसका वो ये है कि कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। इसको हम आसान भाषा में समझें तो आसान भाषा में इसका अर्थ है कि इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या फिर गठन अनुच्छेद 2 के अनुसार जो कि संसद कर सकती है। इसके अलावा नए राज्यों का निर्माण, उसकी सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अनुसार जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं उसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब संविधान के जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है इनके जरिए अगर संसद किसी नए राज्य का निर्माण करती है, किसी नए राज्य को भारत में प्रवेश देती है या फिर उसकी सीमाओं, क्षेत्रों, नामों आदि में परिवर्तन करती है तो ये जो परिवर्तन किया जाएगा वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि इसके लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर अनुच्छेद 4 का अर्थ ये है। अब हम समझते हैं कि राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, हमारे देश में राज्यों का निर्माण होता कैसे है। तो सबसे पहले जब राज्य बनाना होता है तो राज्य निर्माण से संबंधित जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य या राज्यों को भेजा जाता है। आप जानते हैं कि पहले ये प्रावधान नहीं था, 5वें संविधान संशोधन 1955 से ये प्रावधान जोड़ा गया। इसके बाद जब वो विधेयक जो विधानमंडल था उसको भेज दिया जाता है तो एक समय सीमा के भीतर राज्य या जो भी राज्य होते हैं उनको अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, यानी कि जितने भी राज्य उससे प्रभावित हो रहे हैं सबके विधानमंडलों को विधेयक भेजा जाता है और उनको एक समय सीमा दी जाती है कि इस समय सीमा के भीतर आप अपने विचार राष्ट्रपति को अवगत कराइए। तो या तो राज्य क्या करेंगे, फैसलानामे देंगे कि मतलब हमारे जो राज्य है उसकी सीमा में कोई परिवर्तन ना किया जाए, नए राज्य का गठन हमारे जो क्षेत्र है उससे ना किया जाए, या फिर वो हाँ में दे देंगे कि हाँ ठीक है कर दिया जाए। अब जब ये फैसला आएगा राष्ट्रपति के पास तो जो राष्ट्रपति है उसको राज्यों के विचार मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया, यानी कि राष्ट्रपति उनका विचार मानने के लिए बाध्य नहीं है कि राज्यों ने मना किया तो राष्ट्रपति मतलब मना कर देंगे, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी मर्जी है कि वो चाहे तो माने और चाहे उनकी मर्जी ना माने।
उसके बाद क्या होता है, जो राष्ट्रपति हैं वो विधेयक को संसद में पेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं। यानी कि पहले जो विधेयक है वो राज्यों के पास जाता है कि हम आपके राज्य के हिस्से से एक नया राज्य निर्मित कर रहे हैं। उसके बाद वो विचार करके राष्ट्रपति को वापस भेजते हैं। उस विचार को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो माने या फिर ना माने। उसके बाद राष्ट्रपति उसको संसद में रखने की अनुमति प्रदान करते हैं। फिर संसद में, जैसे कि आप जानते हैं, जो भी विधेयक पास होते हैं जिस तरह से, वैसे ही वो पास होता है। यानी कि अगर लोकसभा में रखा जा रहा है तो पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे और इस तरह से जो नया राज्य है वो गठित हो जाता है। उसके बाद संसद साधारण बहुमत से विधेयक को पास करवा के एक राज्य का निर्माण करती है और इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारे जो देश है उसमें नए राज्य का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं आगे। तो इस प्रक्रिया के, यानी कि जो ऊपर हमने प्रक्रिया बताई, इसके अनुसार राज्य निर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तें मानी जा सकती हैं। जैसे राज्य निर्माण से संबंधित कोई भी जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। यानी कि बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के राज्य निर्माण से संबंधित जो भी विधेयक है वो संसद में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र या उसकी सीमाओं या उसके नामों को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा, जो कि वो भेजता है। लेकिन वो जो राष्ट्रपति है वो राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। दिए गए मत को स्वीकार या फिर अस्वीकार वो कर सकता है। इसके अलावा एक ये भी है कि जब वो उसको विधानमंडल के पास भेजता है तो जो एक समय सीमा दी जाती है उस समय सीमा के भीतर राज्य को उसे वापस करना होता है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उनके पास ये भी शक्ति है कि वो जो विधानमंडल है उसकी समय सीमा को बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि विचार करने के लिए कुछ टाइम और दे सकते हैं। ऊपर जो यह प्रावधान हमने देखे, इसके अनुसार अगर हम कहें तो जो संसद है वो भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। संसद राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा कभी भी परिवर्तित कर सकती है, बिना राज्य की सहमति से भी। इस कारण भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है कि राज्यों का अपना कोई अस्तित्व इस तरह से नहीं है कि उनकी मर्जी से ही सब कुछ चलता हो। संसद के ऊपर, यानी कि संसद की इच्छा के ऊपर राज्यों का अस्तित्व टिका रहता है और जो संसद है वो राज्यों को कभी भी विनाश करके दूसरे राज्य बना सकती है या दो को करके एक कर सकती है, एक के दो भाग कर सकती है। तो इस तरह से जो भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, क्योंकि भारत संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है, बल्कि जो राज्य हैं उनका अस्तित्व संसद की इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बात करी संविधान के भाग 1 की, साथ ही साथ हमने देखा कि हमारे देश में जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया है वो किस तरह की है। अगर आप इसी तरह मेरे साथ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।